When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. If 2I current is flowed through the same material but having double the area of cross section, then the drift velocity will be. ठीक है, तो ये करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन है। तो अगर उसमें रिलेशन लिखें तो वो होता है आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ठीक, आई जो है वो करंट है, एन जो है वो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि यूनिवर्सल क्वांटिटी है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो वी डी है ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं सेम मेटल, इसका मतलब एन सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, इसका मतलब आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए इंटू वी डी के। ठीक, पहले केस में करंट आई फ्लो हो रही है, एरिया ए है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें करंट डबल फ्लो कराना है, 2i फ्लो कराना है, सेम मेटल है कोई दिक्कत नहीं, एरिया डबल है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले केस में करंट आई है, एरिया ए है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है। ठीक, दूसरे केस में आप कह रहे हो करंट हमें 2i फ्लो कराना है और एरिया भी डबल है। ठीक, तो पूछ रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि इधर अगर इस साइड में अगर आपने करंट को डबल किया है तो इस साइड में आपने एरिया डबल कर दिया, तो सेम बात होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक, क्या आंसर बनेगा इसका, सी पार्ट। When current flows through a conductor, then the order of drift velocity of electrons will be। ठीक है, when current flows through a conductor, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि जब करंट फ्लो हो रही होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, कि लगभग किस ऑर्डर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा है, ये हो नहीं पाएगा। 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर जो आपका मिलेगा वो बी या डी पार्ट में मिलेगा, लगभग लगभग बी और डी दोनों ही सही हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पूछा गया है तो वो तो करंट पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर ठीक हैं, इसमें आंसर बी भी हो सकता है, आंसर डी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई सही गलत उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये 10 की पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसमें बहुत कम डिफरेंस है। तो आपका आंसर बी भी सही हो सकता है, आपका आंसर डी भी सही हो सकता है। फिर भी अगर आपको इन दोनों में से कोई एक मारना है तो आप याद कर लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड का होता है जनरली, और इसको अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, 10 की पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकंड भी उतना अलग नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में जो बेहतर आंसर है वो क्या है, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। If 0.1% length is increased due to stretching, then percentage increase in its resistance। ठीक, तो समझना, अगर स्ट्रेचिंग करके अगर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, और अगर इसमें लेंथ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू लेंथ ही बन जाएगा वॉल्यूम, और स्ट्रेचिंग करने से वॉल्यूम में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो वो तो कांस्टेंट ही बना रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। और अगर परसेंटेज चेंज बहुत कम है तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। जो पार होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इसकी एरर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब परसेंटेज चेंज काफ़ी कम हो, कितना कम हो, 5% या उससे कम हो, तो हम ये इक्वेशन चला सकते हैं। क्लियर, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमने लेंथ को बढ़ा के ना दुगना कर दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट निकाल देते कि लेंथ अगर डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि लेंथ को बढ़ा के हमने 3 गुना कर दिया है
लेंथ को बढ़ा के हमने 3 गुना कर दिया, तो लेंथ अगर 3 गुना हो जाएगी तो रेजिस्टेंस 9 गुना हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर चेंज क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया होगा कि लेंथ हमने 1% इंक्रीज़ किया है, 2% इंक्रीज़ किया है, 1.5% इंक्रीज़ किया है, तो फिर हम ये एरर इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब लेंथ में 0.1% इंक्रीज़ है, तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा उसका डबल जो होगा वो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा। तो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.2%। सो हियर इज योर आंसर ए पार्ट। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेनिन इज 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया आपको, और ये पूछ रहे हैं एक ट्यूब है, उसकी लेंथ जो है, उसकी साइड जो 50 सेंटीमीटर है, और उसका आपको रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टिविटी है, आपके पास क्यूब की एक साइड है। अगर क्यूब की एक साइड है तो क्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी आपको पता लग जाएगा, साइड का स्क्वायर, और क्यूब की जो विड्थ होगी वो एक साइड के बराबर होगी। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो होगा वो खुद एल स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। रो जो है वो कितना दिया, वो दिया 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। लेंथ जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो से ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, और 10 की पावर -8 वहाँ ऑलरेडी है, तो ये बनेगा आपका 10 की पावर -6 ओम। ये बनेगा उसका रेजिस्टेंस, ए पार्ट। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको रो दिया है, और उसका वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब है, और उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो उसकी लेंथ पूछ रहे हैं। ठीक, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 3 मीटर क्यूब है, और उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो उसकी लेंथ पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे सेटल करेंगे इसको। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रो एल अपॉन ए। अब आपको एरिया तो दिया नहीं लेकिन वॉल्यूम दिया, तो ऐसा करते हैं, और लेंथ पूछ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं लेंथ से ऊपर और लेंथ से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये एरिया इंटू लेंथ ये बन जाएगा वॉल्यूम, और ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये बनेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब सारी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दिया है 3 ओम, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दी है रो एल स्क्वायर, और वॉल्यूम भी आपको कितना दिया है 3 मीटर क्यूब। तो ये 339 अपॉन रो आ जाएगा, तो एल अगर निकालेंगे तो आ जाएगा वो 3 अपॉन अंडर रूट रो। ये उसकी लेंथ मिल जाएगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। उसके बाद 6th करते हैं। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स 6.6 इंटू 10 की पावर -15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, आपको रेडियस दी है और कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा दे रहा है इलेक्ट्रॉन वो दिया, और आपसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी। ठीक, तो जरा समझिए इसको। मान लिया ये लूप है जिसकी आपको रेडियस पता है, और एक सेकंड में कितने राउंड लगा दे रहा है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक सेकंड में कितने राउंड लगा दे रहा है इसके। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर आप खड़े हो जाओगे और वहाँ खड़े होकर आप देखोगे कि एक सेकंड में कितना चार्ज निकल गया, तो मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी बार वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। तो जो चार्ज निकलेगा एक सेकंड में वही बनेगी करंट। ठीक, आप चाहो ऐसा कह सकते हो, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और 1 अपॉन टाइम पीरियड जो होगा वही फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, तो ये बन जाएगा Q इंटू एफ। या आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि अगर एक सेकंड तक वेट करे तो फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर टाइम्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो कितना चार्ज लेके निकलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मान लिया 10 बार निकल गया तो टोटल कितना चार्ज फ्लो कर गया एक सेकंड में, इंटू 10 कर देंगे। तो अगर एफ टाइम्स निकल गया तो टोटल कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो इंटू एफ कर देंगे। तो ये जो करंट बनेगी वो बनेगी Q इंटू एफ। Q कितना होगा, तो वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और एक सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो है 6.6 इंटू 10 की पावर 15
6.6 और 1.6 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाता है। तो ये 10 और 15 मिलके हो जाएगा 10 की पावर 16। तो 10 की पावर प्लस 16 है और माइनस 19 है, तो 10 की पावर माइनस 3, मतलब 1 मिली एम्पियर करंट वहाँ से फ्लो करेगी। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। अगर कोई क्यू चार्ज मूव कर रहा है किसी सर्कल में एफ फ्रिक्वेंसी से, तो जो करंट का फॉर्मूला बनता है वो बनता है या तो क्यू अपॉन टी कह लो, टी टाइम पीरियड होगा उसका, और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी होता है तो क्यू इंटू एफ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक। या टाइम पीरियड की वैल्यू डालनी हो, कई बार वेलोसिटी दी होती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बनेगी 2 पाई आर अपॉन वी, तो वी ये ऊपर आ जाएगा, फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो आप चाहो इसको याद भी कर सकते हो। इसमें सिंस हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी तो हमें रेडियस जो दी है इसमें वो यूजलेस दी है, इसका हमें कोई काम नहीं था इसमें। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसा किसका होता है? कार्बन का नहीं होता, जर्मेनियम का नहीं होता, ये किसका होगा? ये आपका कॉपर का होगा। कॉपर मेटल है और मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। कैसे बढ़ता है? वो पूरा सीक्वेंस है, वो पूरा सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, ढंग से समझना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। या आप ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगते हैं, दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाउ, वो कम हो जाता है, ठीक। टाउ अगर कम हो जाएगा तो जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। कंडक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसा किस में होता है? ऐसा मेटल्स में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? कॉपर। ठीक है। तो कार्बन जो है, कार्बन सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में जाएगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो इन सब के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। कार्बन का टेम्परेचर, जर्मेनियम का, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे होंगे? नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। कॉपर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जैसा हमने इसमें समझा। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपका सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, तो उसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव। तो चाहो आप इलेक्ट्रोलाइट का केस जो है वो याद कर सकते हो। इफ एन, ई, टाउ एंड एम रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो एन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, जानते हो आप। टाउ जो है वो क्या होगा? वो रिलैक्सेशन टाइम होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एम है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मास होगा। तो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, एक वायर है जिसकी लेंथ ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसका पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक। तो देखिए हम कैसे बना लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं। करंट जो होगा वो क्या होगा? एन ई ए, आप चाहो फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, लेकिन एक बार कम बना के देख लेते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? उसका फॉर्मूला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई और इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया फोर्स। फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या बनेगी? वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ई इंटू ई क्या हो जाएगा? फोर्स। ये एफ इजक्वल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इंटू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी। इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना बनेगा? ये बनेगा एन ई ए, तो है ही है, और ये क्या आ गया? ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो करंट आपकी जो आ रही है वो आपकी आ रही है एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतना? ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ई इंटू डी के बराबर होता है। अब यहाँ पे डी जो है वो लेंथ है एल, तो ई इंटू एल हो जाएगा ये। तो
तो ई की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा V/L। तो ई हटा के मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ V/L। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ओम्स लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, V=IR बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो V अगर IR होता है तो I जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो V/R के बराबर हो जाएगा। तो I यहाँ से जो आ रहा है वो आपका आ रहा है NE² A/ml इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, कंडक्टेंस भी कह सकते हो, वरना ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। तो रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ से बनाओगे तो वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ml/NE² A/τ, ml/NE² A/τ। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, तो याद रख पाओ तो ठीक है, आप याद कर लो, बट ये थोड़ा मुश्किल काम है याद करना, बजाय कि हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो ज़्यादा इजी है। ठीक, कुछ चीज़ें फिर भी आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये फॉर्मूला ये जनरली याद होता है I=NE/VD। बाकी VD क्या है वो मैं आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो E क्या हो गया फोर्स, फोर्स अपॉन मास क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या बन जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, बस VD की वैल्यू यहाँ डाली है, थोड़ा सा सॉल्व किया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जरूर रिप्लेस किया। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, लेंथ L D कुछ भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो V=E/L, तो E की वैल्यू डाली V/L। तो फिर हमने ये ओम्स लॉ बना लिया। ठीक है, I=V/R या V=IR, तो ये बना 1/R, तो R किसके बराबर आ गया, ml/NE² A/τ। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The resistance of wire is 10 ohm. Its length is increased by 10% by stretching. The new resistance will be। ठीक है, अब लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज करिए। अब 10% जो है वो 5% से ज़्यादा है। अभी हमने पीछे देखा था वो जो एरर इक्वेशन जो हमने बनाई थी लेंथ के टर्म्स में, कि लेंथ रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो रेजिस्टेंस में का जो परसेंटेज चेंज होगा वो 2 टाइम्स लेंथ के परसेंटेज चेंज के बराबर होगा। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो वो एप्लीकेबल होता है प्रॉपरली जब आप 5% या उससे कम चेंज की बात करते हो। 5 से ज़्यादा है तो आपको कैसे निकालना है, आप वो भी एक मेथड समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट मेथड समझिए कैसे करना। तो इनिशियल लेंथ अगर L है और इनिशियल रेजिस्टेंस अगर R है, ठीक, तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब लेंथ में इंक्रीमेंट आपने किया 10% इंक्रीमेंट है स्ट्रेच करके, तो जो नई लेंथ होगी वो 1.1 L हो जाएगी, 10% बढ़ गई। पहले 1 L थी, अब 1.1 L हो जाएगी। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो नया रेजिस्टेंस जो R' होगा वो नई लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी 1.1 L के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस आपका आ रहा है R' वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन है, आप डिवाइड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड या सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देते हैं। तो इधर तो आ जाएगा आपका R'/R और इधर आपका आएगा 1.21 L² जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो डिवाइड करने में कैंसिल आउट हो गया, L² से L² कैंसिल। तो जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है R' वो आपका 1.21 R के बराबर आ रहा है। अच्छा, R कितना था, R था आपका 10 ओम, तो R की वैल्यू जब हम 10 ओम डालेंगे तो ये आपका 12.1 ओम आंसर आएगा। तो ये है एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके जो नियरेस्ट इसमें मिल रहा है वो आपका आंसर है ए पार्ट। ठीक, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो यही है 12.1 ओम। क्लियर। तो अगर 5% से ज़्यादा का चेंज हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है 5% से ज़्यादा का चेंज है, 10% का चेंज है, 10%, 20%, 50%, 100, 200, 500%, कुछ भी इस तरह से दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपल। पुरानी लेंथ पुराना रेजिस्टेंस, नई लेंथ नया रेजिस्टेंस, सिंपली डिवाइड किया आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। The reciprocal of resistance is, the reciprocal of resistance is, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो कंडक्टेंस होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखने जैसा ही है कि कंडक्टिविटी कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, कौन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक एल्युमिनियम है, एक आपका Ag सिल्वर है और एक कॉपर है। तो हमें पता है सबसे इन तीनों में सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, सिल्वर के बाद कॉपर होता है और कॉपर के बाद एल्युमिनियम होता है।
घर के अंदर की जितनी भी वायरिंग होती है वो जनरली सारी कॉपर की करी जाती है, ठीक है। कॉपर अच्छा कंडक्टर है। अब हम सिल्वर की वायरिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा हो गया। कॉपर भी महंगा होता है लेकिन उतना महंगा नहीं होता जितना सिल्वर है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, और उससे भी जो थोड़ा कम कंडक्टर है, कम बेहतर कंडक्टर है, वो एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन बाहर की जो केबल हम लगाते हैं, मोटी जो केबल लगाते हैं, वो एल्यूमिनियम की लगाते हैं। घर की वायरिंग कॉपर की करते हैं। जबकि बाहर की मोटी केबल में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो तो कॉपर की बनानी चाहिए, बट क्या होता है, कॉपर भारी भी होता है, तो हमें उसका वेट भी देखना पड़ता है कि इतनी दूर पिलर है, वहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे केबल, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि कॉपर महंगा होता है, एल्यूमिनियम सस्ता होता है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होती है कहीं ऐसा ना हो बाहर हम कॉपर की केबल लगाएं और रात को कोई काट के चुरा ले जाए। तो इसलिए एल्यूमिनियम बाहर हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लाइट है, मटेरियल का ज़्यादा वेट नहीं होता है, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग जो वेट होता है केबल का वो कम होता है और चीप होती है वो, ठीक है। तो बाहर की केबल हम एल्यूमिनियम की लगाते हैं, लेकिन अंदर की जितनी भी वायरिंग है वो सारी किसकी कराते हैं, हम कॉपर की, ठीक है। तो अगर ऑर्डर लिखें कंडक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे कम कंडक्टिंग इन तीन के कंपैरिजन में, फिर भी वो एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है, इन तीन के कंपैरिजन में सबसे कम कंडक्टर जो है, कंडक्टिविटी जो है वो एल्यूमिनियम की, उससे ज़्यादा है कॉपर की, और उससे ज़्यादा है आपकी सिल्वर की। क्लियर? सो आपका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. How many electrons strike the screen of cathode ray tube each second when a beam current is 16 मिली एम्पियर? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया और करंट कितनी फ्लो करानी है, 16 मिली एम्पियर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए पर सेकेंड? तो करंट अगर आपकी 16 मिली एम्पियर है, इसका मतलब 16 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब कि एक सेकेंड में 16 इंटू 10⁻³ कूलम्स चार्ज ही जा रहा होगा पर सेकेंड। एक सेकेंड में 16 इंटू 10⁻³ कूलम चार्ज आपको चाहिए अगर ये करंट फ्लो करानी है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो फॉर्मूला लगा देते हैं, Q=NE। टोटल चार्ज कितना चाहिए पर सेकेंड? वो चाहिए आपको 16 इंटू 10⁻³ कूलम पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए वो आपको निकालने, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से जो n आपका आ जाएगा, पहले हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10⁻⁻20 बन जाएगा। यहाँ 16 से 16 कैंसिल करेंगे, -20 इधर आएगा, +20, -3 वहाँ है, तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आपको चाहिए। तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 मिनट इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इसका मतलब करंट जो है वो 2 एम्पियर की जाएगी। 2 एम्पियर का सीधा मतलब होता है कि 2 कूलाम पर सेकेंड चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा? Q=I/T। करंट जा रही है 2 कूलम पर सेकेंड की, और 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड का टाइम है आपके पास, तो 2 मिनट में टोटल 240 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A strip of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin, ठीक है। एक कॉपर है और एक जर्मेनियम है। कॉपर जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ तो ठंडा कर रहे हैं तो कॉपर का तो रेजिस्टेंस कम होगा। जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, थर्मल कोफिशिएंट जो होता है जर्मेनियम का, वो निगेटिव होता है। निगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस केस में टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो जर्मेनियम को ठंडा करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कॉपर को ठंडा करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट।
द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%। अब लेंथ को 100% बढ़ा दिया, इसका सीधा सा मतलब है लेंथ डबल कर दी है, ठीक। ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं और डायमीटर कम हो रहा है, इसका मतलब खींच के लेंथ बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी वायर को खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर कम होगा, ठीक है। तो उस केस में हमने जो फॉर्मूला समझा था वो ये आया था कि जो रेजिस्टेंस था वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, अगर स्ट्रेचिंग करके किसी की लेंथ बढ़ा रहे हैं। और यहाँ से साफ पता लग रहा है अगर आप 100% बढ़ा रहे हो उसका मतलब लेंथ को डबल कर रहे हो, और लेंथ अगर आपने डबल करी तो रेजिस्टेंस आपका 4 गुना हो जाएगा। यानी पहले रेजिस्टेंस अगर R होगा तो नया रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कितने परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो R से अगर 4R हो गया तो रेजिस्टेंस 300% बढ़ गया। R से 2R हो जाता तो 100% बढ़ जाता। अगर दुगनी हो गई कोई चीज़ तो 100% बढ़ गई है, तिगुनी हो गई है तो 200% बढ़ गई है, 4 गुनी हो गई है तो 300% बढ़ गई है, ठीक। अगर परसेंटेज इंक्रीज आपको फॉर्मूले से ही निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो ये कितने परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300% इंक्रीज। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। 4 वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी उनकी सेम है। तो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जाएगा रो एल अपॉन ए। अब रेजिस्टिविटी तो सेम ही है, टेम्परेचर भी सेम ही है, मेटल सेम है, तो ये लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शन में जाएगा। तो आपको चारों वायर का लेंथ अपॉन एरिया निकालना पड़ेगा। अब लेंथ अपॉन एरिया थोड़ा और समझते हैं। एरिया आपको डायमीटर के टर्म्स में दिया तो एरिया बनेगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब पाई और 4 तो दोनों के हर केस में सेम ही रहेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ अपॉन डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जाएगा। तो हमें चारों केसेस का लेंथ और डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसी का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। हम सीक्वेंस भी बना सकते हैं कि पहला वाला सबसे ज़्यादा है कि दूसरा सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस तरह से, ठीक। अब एक बात और समझिए इसी में, लेंथ अपॉन डायमीटर का स्क्वायर, बट लेंथ यहाँ दी है सब सेंटीमीटर में और डायमीटर दिए सब मिलीमीटर में, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ आप कन्वर्ट मत करना। ऐसा नहीं कि सब सेंटीमीटर में या सब मिलीमीटर में मत करो, क्यों, हमें तो सिर्फ कंपेयर ही करना है। तो लेंथ सारी की सारी सेंटीमीटर में, डायमीटर सारे के सारे मिलीमीटर में, तो जो कन्वर्जन का रेशियो होगा वो भी सेम ही बनेगा चारों केसेस में। तो आप कन्वर्ट मत करो, आप लेंथ को सेंटीमीटर में डाले रहो और डायमीटर को मिलीमीटर में डाले रहो और सॉल्व करते हैं। जैसे पहले केस में अगर हम देखें तो लेंथ है 50 सेंटीमीटर और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा। फिर ये यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 100, तो इससे आप करोगे तो 4, तो पहले केस का बना आपका 200 यूनिट्स, जो भी यूनिट आई 200। दूसरे केस का कितना आ जाएगा, तो लेंथ है आपकी 100 और डायमीटर है आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो दूसरे केस का बनेगा 100, ठीक। तीसरे केस का कितना बनेगा 200 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो तीसरे केस का बनेगा आपका 50। और चौथे केस का लेंथ है 300 और डायमीटर है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 इंटू 3 कर लेता हूँ मैं इसको, तो एक 3 से कैंसिल करेंगे 100 और दूसरी 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 33.3। अब यहाँ से साफ पता लग गया कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो ए पार्ट का है, उसके बाद बी पार्ट का है, उसके बाद सी पार्ट का, उसके बाद डी पार्ट का। यानी अगर सिक्वेंस भी बनाया जाए तो ये है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। सो योर आंसर इज, इस केस में पूछ रहे हैं हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट किसका, ए पार्ट का। क्लियर। The electric field, current density and conductivity of a conductor are related as, ठीक। तो जरा समझिए, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ समझिए, ये थोड़ा इधर आते हैं, ये हमने ये यहाँ समझिए, ये हमने I इक्वल टू लिखा था NE VD और फिर हमने VD की यहाँ वैल्यू डाली थी। तो ये कुछ एक फॉर्मूला बना था, क्या बना था जरा समझते हैं क्या बना था। वो ये बना था कि I इज इक्वल टू, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में, तो वो था N E स्क्वायर टाउ बाई M, और एरिया इधर ले आते हैं, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको इधर ले आते हैं और इनटू यहाँ बचा E। अब करंट अपॉन एरिया बनती है करंट डेंसिटी, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पूरा टर्म है, ढंग से समझना, ये जो पूरा टर्म है
ये कांस्टेंट है जो किस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है और टेम्परेचर क्या है। इस बात को बहुत ही ढंग से समझना है आपको। ये कांस्टेंट है जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटल क्या है और मेटल क्या है, इस पर नंबर डेंसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा ये रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, कोलिजन्स बहुत जल्दी होने लगते हैं, दो कोलिजन के बीच का टाइम बहुत कम रह जाता है। तो ये जो टर्म लिखा है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये कांस्टेंट है जो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है आपका और मेटल कौन सा है। तो इस पूरे कांस्टेंट को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, इस पूरे कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और J इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक रिलेशन क्रिएट होता है। J है करंट डेंसिटी, E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर रिलेशन है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से समझना, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। J इक्वल टू सिग्मा, ये वेक्टर रिलेशन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक, एक तो हो गया V इक्वल टू आई आर, वो होता है मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, वो पूरे वायर के लिए लगता है। लेकिन ये जो है इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे वायर एज ए होल के लिए नहीं लगता है। जैसे ये मान लिया एक वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी और इस पॉइंट की कंडक्टिविटी, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी पॉइंट की कंडक्टिविटी, उसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे लगता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, और अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, रो एल अपॉन ए। तो इसमें बस एल और ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर एल और नीचे ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस का। तो यही फॉर्मूला हमने उस टाइम पूरा सॉल्व करके निकाला था। देखिए, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमसे तो सिंपल इक्वेशन पूछा, तो J इक्वल टू क्या होता है रिलेशन, J इक्वल टू सिग्मा ई। तो J के सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, J अपॉन ई। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। Two wires of equal diameters of resistivity ρ1 and ρ2 and length L1 and L2 respectively are joined in series. Equivalent resistivity पूछ रहे हैं पूरे कॉम्बिनेशन की। ठीक है, दो वायर हैं, उनकी लेंथ, उनका एरिया डायमीटर जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो सेम है, लेंथ अलग अलग है। तो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया एक वायर ये है और एक दूसरा वायर दूसरे कलर से बना लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन, इसका जो एरिया है वो ए है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ2। ठीक, अब ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आराम से समझना है। मान लिया मैंने नेट रेजिस्टिविटी कहा रो नेट, कैसे निकालना है वो समझिए। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालने हैं। R नेट किसके बराबर होगा आपका, तो वो होगा R1 प्लस R2 के बराबर। R नेट क्या होगा, तो R नेट होगा रो नेट, L लेंथ, नेट लेंथ कितनी आ रही है L1 प्लस L2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A है। R1 कितना होगा, तो हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन A, और R2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ρ2 L2 अपॉन A। तो ये ए कॉमन लेके A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रो नेट आ रहा है, नेट रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर दो वायर सीरीज या पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो नेट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो निकलेगा वो नेट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ही निकलेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, ए पार्ट। जो अगला वाला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। इसमें दो वायर हैं, सेम डायमेंशन है। सेम डायमेंशन का मतलब एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक, तो अगर आप लेंथ इसमें सेम डालोगे, L1 की जगह भी L, L2 की जगह भी L, तो L जो है कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। ठीक, और नीचे भी L1 प्लस L2 जो है
वो ये L1 है, ये L2 है, L1 प्लस L2 2L हो जाएगा, और L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। तो इसी एक्सप्रेशन में L1 और L2 दोनों की जगह L और L डाल देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A steady current is flowing in a cylindrical conductor, then which of the following statement is true? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसमें स्टडी करंट फ्लो हो रही है, स्टडी यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रही है, एक ही करंट फ्लो हो रही है, वेरी नहीं कर रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, नहीं। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होता। समझिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर है, ढंग से समझना, कोई भी मान लिया सिलेंड्रिकली बना लेते हैं, चलो ये मान लिया एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन करने वाली उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगाई है, बैटरी लगाई है। तो इस केस में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ठीक है। और वो क्यों क्रिएट हुआ है, वो इस बैटरी की वजह से क्रिएट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, गलत है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर, ये सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। ढंग से समझना, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा था, जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आपने एक कंडक्टर रखा, ठीक। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरफ इकट्ठे हो जाते थे और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती थी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था। और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। बट यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो नहीं पाएगा और ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो पाएगा, क्योंकि बैटरी जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगी, जिसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और जब इंटरनल क्रिएट नहीं हो पाएगा तो एक्सटर्नल को कैंसिल कैसे करेगा, और कैंसिल नहीं कर पाएगा तो अंदर जीरो कैसे होगा, ठीक। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज दिया है, रेडियस आपको दी है और आपको स्पीड दी है और इक्विवेलेंट करंट पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो ये अभी हमने एक क्वेश्चन सेटल किया था जिसमें करंट की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो Q/T निकाली थी, और मैंने उसमें एक टी की जगह वैल्यू भी रख के दिखाई थी आपको कि टी जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो 2πr/v होगा। तो अगर वेलोसिटी और रेडियस आपको दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो आपको चार्ज पता है, आपको वेलोसिटी पता है, आपको रेडियस पता है, सारी वैल्यू डालो और आपको कैलकुलेट करना। क्लियर।